Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandaria. Once again, welcome you all to the subject that is called as Environment, Social and Governance, ESG Principles and Practice. ये CS Professional Group 1 का पेपर नंबर 1 है. So आप सभी को पता है कि ICSI ने एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल के लिए नए सिलेबस जो हैं वो अब उसके मॉड्यूल्स एंड एवरीथिंग आ गए हैं एंड उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने उसकी क्लासेस भी अवेलेबल करानी स्टार्ट कर दी हैं और इवन आज हम चैप्टर नंबर 2 से अपनी बातचीत स्टार्ट करेंगे बिकॉज चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी आप देख चुके होंगे. आई थिंक यूट्यूब पे भी कुछ उसका पोर्शन अवेलेबल है बट जिन स्टूडेंट्स ने इसको प्री बुकिंग में लिया है जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन्हें डेफिनेटली डिस्काउंट भी मिला है काफ़ी अच्छा खासा एंड रेगुलरली क्लासेस भी रिकॉर्डेड हो रही हैं जो कि ऑब्वियसली लेटेस्ट मॉड्यूल्स हैं. तो चलिए अब बात करनी स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने कहा चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे एंड वाइल आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन आई लाइक टू टेल यू कि इसी ग्रुप के अंदर यानी ग्रुप 1 के अंदर पेपर नंबर 2, 3 एंड 4 एज वेल एज ग्रुप 2 के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल हैं. उनके डेमो भी अगर आप देखना चाहें क्लासेस लेने से पहले तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं यूट्यूब पे. हमारे यूट्यूब पे तो अवेलेबल है ही है, CS शांतनु मंडारी चैनल का नाम है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो मोबाइल ऐप है शांतनु तान्या अकेडमी, आप वहाँ से भी इन डेमोज को देख सकते हैं. तो चलिए ये जो स्क्रॉल मैं करता जा रहा हूँ ये दरअसल फर्स्ट चैप्टर है जो कि ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. काफ़ी ज़्यादा कंटेंट था इसके अंदर बट आई एम श्योर उसको हमने एक अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, कवर किया और आपको समझ में आया होगा. और साथ साथ जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देता रहता हूँ कि कैसे आप अपना लिखने का जो तरीका है उसको सुधार सकते हैं, उसको और बेटर कर सकते हैं. आई एम श्योर उस पर भी आप काम करेंगे बिकॉज आई थिंक क्लासेस नॉलेज होना एक अलग बात है बट उसको प्रेजेंट करना एक डिफरेंट थिंग है जो कि आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आप कैसे लिखें. ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में फिर से आपको समझाऊंगा. चलिए तो चैप्टर नंबर 2 जो है, लेसन 2 जो है उसका नाम है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया. तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क देखा बट दैट वाज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया. वहाँ पे हमने इंडिया की भी बात करी, हमने यूके की भी बात करी, हमने यूएस की भी बात करी, हमने साउथ अफ्रीका भी बात करी, हमने ऑस्ट्रेलिया की भी बात करी. बहुत सारी और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे किन स्टेजेस से होके गुजरा दुनिया के अलग अलग देशों में, इन सभी के बारे में बात करी. बट इस चैप्टर में जो आप अपने सामने इस समय देख रहे हैं यहाँ पे हमारा पूरा फोकस इंडिया पे होगा कि इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है. तो चलिए बात करनी स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन के तौर पे ये समझते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और धीरे धीरे करते करते कौन कौन से एरियाज़ को, कौन कौन से स्पीयर्स को वो टच कर रहा है. तो कहते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हुए दी इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991 एम्ड एट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी led to various initiatives by the government of India to improve corporate governance mechanism. हमें ये पता होगा, आई थिंक इससे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने इसके बारे में बात करी कि 1990s जो समय था वो इंडिया के लिए अपने आप में एक बहुत क्रूशल समय था क्योंकि वहाँ पे 3 चीज़ें हुई जिसका इफ़ेक्ट उस समय भी था और आज डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगा. वो 3 चीज़ें जो थी वो थी जैसे यहाँ पे लिखा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. जो हम कहते हैं लिबरलाइज करना, लिबरल मतलब चीज़ों को ईजी बनाना. देखिए ईजी बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम कहेंगे चलो अब इस देश में कानून ख़त्म हो गया, जिसको जो करना है वो करो, आओ बस बिजनेस करो, आप कैसे भी करो बिजनेस करो. लिबरलाइजेशन ये नहीं है. लिबरलाइजेशन ये है कि कोई ऐसे पेपर वर्क है, कोई ऐसे कानून है जो अननेसेसरी फॉलो करे जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है पर चलते चले आ रहे हैं तो किसी ने कभी इतने ठोस कदम नहीं उठाए कि उनको हटाया जाए. एक समय की नीड होती है, अभी वो समय की नीड जो है वो बदल चुकी है. हमें लगता है कि ये कानून अब ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, रिडेंडेंट हो चुके हैं, ज़रूरत नहीं है तो उन्हें हटा के नए लाने चाहिए, राइट. तो उसी के बारे में जब हम बात करते हैं उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं. इन चीज़ों को बेहतर बनाना, ईजी बनाना, फ्रॉड को एनकरेज करना लिबरलाइजेशन नहीं है. उसके बाद प्राइवेटाइजेशन की बात आती है जिसके बारे में आप बहुत सुनते हैं. प्राइवेटाइजेशन एक वो कंसेप्ट है जहाँ पे हम उस समय एटलीस्ट 1991 की अगर बात करें तो सब कुछ गवर्नमेंट को ये शायद रियलाइज़ हो गया कि सब कुछ बनाना, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके फैसिलिटी सब कुछ प्रोवाइड करना ये हमारे अकेले के बस की बात नहीं है. जिस तरीके का इंडिया का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन है, एजुकेशन है,
अकेले हम नहीं कर सकते, इतने रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो क्या रास्ता है? या तो ये है कि हम सब कुछ बंद कर दें और कह दें, हाथ खड़े कर दें कि भाई हमसे तो होगा नहीं। तो दूसरा रास्ता ये है कि मिलजुल के काम किया जाए, कुछ गवर्नमेंट काम करे, कुछ एरियाज हम प्राइवेट लोगों के लिए ओपन करें और वो इसको आगे बढ़ाएं। तो उसको आपने प्राइवेटाइजेशन कह दिया, जिसमें फिर गवर्नमेंट जो थी वो बहुत सारे सेक्टर्स ओपन अप करने लग गई जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी एंटर कर सकते थे, जो कि सिर्फ पहले गवर्नमेंट के पास अवेलेबल थे, चाहे उसमें एयरक्राफ्ट है, चाहे और ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब सब कुछ अपने आप करने, देश के अंदर करने से अकेले काम नहीं बनेगा, हमें कहीं ना कहीं बाहर भी निकलना है, बाहर की दुनिया भी जाननी है। हम चाहते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनी है, वो भी बाहर जाएं, सीखें वहाँ से, और वो लोग भी यहाँ पे आएँ और जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं उनको वो एक्सप्लोर करें। तो इसलिए हमने ग्लोबलाइजेशन का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये तीन चीज़ों ने भारत की अपने आप में एक जो स्ट्रक्चर था, एक इमेज थी, उस पे ही उसको 360 डिग्री टर्न कर दिया। तो आई थिंक उस समय ये सब जब चीज़ें हो रही थी तो कहते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था जिससे कि गवर्नेंस जो है वो एनकरेज हो। और इसी के कुछ समय बाद ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट पहले भी था 1956 में, बट 2013 का जो एक्ट आया उसने काफ़ी चीज़ों को बदला और उसने समय की नीड के हिसाब से काम करने की बात कही, भरोसा दिलाया। The Companies Act 2013 clearly indicate focus of regulators toward enhancing the responsibility and accountability of the board. The Act outlined various requirements for governance, disclosures, roles, responsibility, liability, committee, and independent directors. तो शायद इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो हम पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे डिस्क्लोजर्स है, गवर्नेंस है, तो पहले से चल रहे हैं, बट जैसे कमिटी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, KMP है, ये चीज़ें जो थी ये पहले या तो थी नहीं, ये बहुत कहीं ना कहीं बहुत कम लेवल पे यूज़ होती थी। बट कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद इनके ऊपर बहुत काम किया गया, क्योंकि ये रियलाइजेशन हो गया कि ये कानून अकेले सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, खोखला कानून नहीं चलेगा, हर पॉइंट पे हमें फोकस करना होगा। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब बिजनेस की बात करते हैं, शेयर होल्डर्स पैसा लगाता है, तो एक हमने देख लिया कि शेयर होल्डर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि दुनिया भर में जहाँ पे भी स्कैम्स हो रहे हैं वहाँ पे शेयर होल्डर्स को बहुत नुकसान हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। आपने उनको नुकसान कराया, वो कुछ नहीं कर पाए, तो और कुछ हो या ना हो, बट एक चीज़ पक्की होगी कि उनका विश्वास खत्म हो जाएगा, और किसी का विश्वास जीतना बहुत बहुत मुश्किल है। तो वो वापसी आप करा पाएंगे नहीं, क्योंकि अब वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ना वो करेंगे, ना वो किसी को करने की सलाह देंगे, क्योंकि उनके साथ ये धोखा हो चुका है। तो वो उस खोए हुए विश्वास को वापस लाने की बात जो थी वो करी जा रही थी, इसलिए शेयर होल्डर को भी एक फोकस दिया गया, एक इम्पॉर्टेंट जगह दी गई, जो कि पहले भी थी बट अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात आई। उसके बाद डायरेक्टर्स के ऊपर सवाल उठा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे उसको और बेहतर बना सकते हैं, काम ज़्यादा है तो डेलीगेशन की बात उठी, इम्पार्शियल व्यू की बात उठी, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो थी उनकी टर्म इंट्रोड्यूस कर दी गई। ये उठा कि जिम्मेदारी कौन उठाएगा, कौन ये मेक श्योर करेगा सब कुछ सही तरीके से चले, तो KMP की बात आ गई। पर साथ साथ ये भी लगने लगा कि कंपनीज एक्ट 2013 तो अपना काम कर रहा है, बट जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस हैं वो है लिस्टेड एंटिटीज़, लिस्टेड कंपनीज। तो फिर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेबी जो है उसकी LODR गाइडलाइंस, जो कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके ऊपर काम किया गया, उनको रीफ्रेम किया गया, रीडिज़ाइन किया गया, जिससे कि कहीं ना कहीं और बेहतर डिस्क्लोजर्स जो हैं वो हो सकें, बिकॉज जितने ज़्यादा डिस्क्लोजर्स हैं उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड द बेस्ट पार्ट, मुझे एक बात बताइए, एक बहुत सिंपल सी बात आज मैं आपसे कहता हूँ। आप जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, छोटे तो अभी भी पेरेंट्स के लिए छोटे ही रहेंगे उस पर्सपेक्टिव से, बट जब स्कूल जाते थे आप, तो किसी दिन मान लीजिए आपने अपना होमवर्क जो है कोई भी सब्जेक्ट का वो पूरा अच्छे तरीके से कर रखा है, 1 रात पहले, 2 रात पहले, जो भी आप, या वैकेशंस खत्म हुई, आप सब कुछ कर रखा है आपने, तो आप खुद ही अपने टीचर के पास जाके उसको कॉपी दे, वो इससे पहले मांगे, आपको इंतजार रहेगा कि ये कब कहे और मैं इसको कब अपनी कॉपी दिखाऊं, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपनी जो जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सही तरीके से निभाई है, आप अपना काम जो थे वो पूरा करके आए हैं। तो आपको खुद रहेगा कि मैं आगे जाके, वो बाद में कहे ना कहे, आपको खुद रहेगा मैं दिखाऊं तो कि मैंने मेहनत करी है, होगा कि नहीं होगा। तो छुपाने के लिए, क्योंकि जब सब कुछ कर दिया तो छुपाने के लिए कुछ रह नहीं गया ना, हम तैयार हैं, जिसको जो देखना है देखो, हम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके आए हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर लिस्टेड एंटिटीज़ जो हैं वो डिस्क्लोजर्स उनको कहा जाए देने के लिए और वो डिस्क्लोजर्स दे, तो फिर उनके पास छुपाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, ना उनके मन में डर रहेगा, ना शेयर होल्डर के मन में डर रहेगा, अपने आप ही गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। गवर्नेंस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि फ्रॉड का लेवल बहुत बढ़ रहा है। और क्या ज़रूरत है, क्यों करना है ये पेपर वर्क बनाना, फॉर्म फाइल करना, क्यों करना है? बहुत सारे रीजंस है, बट सबका इंटरकनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इससे ही है कि लोग बिजनेस के एनवायरनमेंट को, बिजनेस के क्लाइमेट को, एथिक्स को भूलते जा रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं।
तो कहते हैं कि ऑल लिस्टेड एंटिटीज जो हैं उनके लिए सेबी जो था वो और स्ट्रिक्ट होता गया। जब सेबी 1992 में बना तो कहते हैं कि सेबी उसको रेगुलेशन करने का सेबी ने जिम्मा लिया, और सेबी ने ये कहा अपने एस्टैब्लिशमेंट के बाद कि उसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ये हैं कि कर्बिंग द मैल प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम इंश्योरिंग हेल्दी डेवलपमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो कैसे इन्वेस्टर्स का ख्याल रखा जाए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए और सिक्योरिटी मार्केट को बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जाए। आपने यहाँ तो नहीं लिखा, बट सेबी के बारे में आप आई एम श्योर पहली बार नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत बेसिक लेवल से आपने पढ़ा भी होगा अपने प्रीवियस स्टेजेस पे, एग्जीक्यूटिव वगैरह पे। तो कहते हैं कि सेबी एक वॉचडॉग का भी काम करता है। उसका काम कोई प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं बैठा, वो तो ये देखने के लिए बैठा है कि जो हो रहा है वो रूल्स लॉज कंप्लायंस के हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं फंस ना जाएं। क्योंकि देखो जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है वो नहीं फंसेगा, बट जो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बड़ा डर डर के स्टॉक मार्केट में आया, अगर उसके साथ धोखा यहाँ हो जाएगा तो वो तो फिर किसके पास जाए और किससे कहे। ये कॉन्फिडेंस लाना सेबी की जिम्मेदारी है, और आप उसको किसी भी वर्ड्स में कह दीजिए, मतलब यही है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि कंपनीज एक्ट ही सब कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ठेका लेके बैठा है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वेजेस का कोड है, सोशल सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ये सब कोविड में पास हुए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं सोशल सिक्योरिटी है, रिलेशन कोड है, वर्किंग कंडीशन कोड है, एनवायरमेंटल लॉज हैं, पीएमएलए के कानून है, आईबीसी का कानून है, बहुत सारे। मतलब इन पे भी हम ये नहीं कह सकते कि लिस्ट जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो सब कानूनों की एक तरीके से पालना करना, उनको फुलफिल करना, उनको अबाइड करना, यही है। क्योंकि उसी से ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर्स जो है उसका एक एनवायरनमेंट बनता है और वही आगे चलता भी है। बात करें अगर सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस की, जो कि 2015 में आए, बट काफ़ी बार इनको अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों के लिए अमेंड करा जा चुका है, जैसे कि समय और सिचुएशन की नीड होती है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं लिस्टेड एंटिटीज़ के बारे में इन दी कंटेक्स्ट ऑफ द सेबी एलओडीआर, तो उसका रेगुलेशन 4 जो है वो ये कहता है कि सेबी एलओडीआर जो लाया गया है वो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है, बट उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो ये हैं क्या, जैसे कि बोर्ड का कॉम्पोजिशन है, या रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है कि आपने डिविडेंड देना है, या आपकी मीटिंग होने वाली है, या मीटिंग हो चुकी है, या कोई ऐसा मार्केट में अफवाह चल रही है, फॉल्स न्यूज़ चल रही है, तो इन सब के ऊपर क्लैरिफिकेशंस आपने देनी है। आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है अफवाह चल रही है तो चलने दो, मैंने क्या करना है, जो लोग सोचते हैं सोचने दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि सब लोग एक तरीके से नहीं, उसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको पैनिक अटैक आएगा, वो क्या करेंगे, अपना शेयर डर के, कुछ अभी पक्का सर झूठ नहीं पता, बट डर के अपने शेयर बेचने लगेंगे और उससे नुकसान करा बैठेंगे, और जिसने ये अफवाह फैलाई है उसका फायदा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो फिर जो पर्पस था रिटेल इन्वेस्टर को बचाना, छोटे इन्वेस्टर, वो तो बचे ही नहीं ना, उनका तो नुकसान हो गया। इसलिए सेबी कहता है आपको जहां लगता है, अब 2 4 5 लोग कुछ कह रहे हैं वो तो अलग बात है, वो तो हमेशा ही चलेगा, बट जब वाइडर सेक्शन न्यूज़ में कोई बात चलने लग गई, कोई र्यूमर चलने लग गया जो कि सच नहीं है, तो उसको क्लैरिफाई करिए कि नहीं हमारी ये स्टेटमेंट नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जब खुद ये बात कह देंगे तो सबको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना। तो इस तरीके की बातें सेबी एलओडीआर कहता है, और यही कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, बेटर बनाती है। तो बोर्ड का कॉम्पोजिशन है, डिस्क्लोजर्स है, वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है कि वेबसाइट एक मेंटेन होनी चाहिए, तो बहुत कॉमन और बहुत छोटी बात है। वेबसाइट पे एनुअल अकाउंट से लेके मीटिंग के जो ट्रांसक्रिप्ट हैं, ऑडियो है, वो सारी की सारी वेबसाइट पे रखी होगी। कोई रेजोल्यूशन है या इन्वेस्टर्स कैसे कांटेक्ट कर सकता है, उससे कोई ग्रीवियंसेस हैं, इन सब के बारे में वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आपका बदल रहा है या नहीं भी बदल रहा है, तब भी वेबसाइट पे अलॉन्ग विद स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे आपकी कंपनी लिस्टेड है वहाँ पे आपको इसको रखना होगा और अपडेट करना होगा रेगुलरली, जैसे जैसे ये बदलता है एवरी क्वार्टर। आपको पता होगा कि जब हम शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लिस्टेड कंपनी चला रहे हैं और 100% हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। एक रूल है, एक नॉर्म है, उसके हिसाब से जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है वो आपको मेंटेन करना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो हमेशा मेंटेन रहे। नहीं हो पा रहा है तो प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग अगर उनके पास है तो उसको ऑफलोड करें, जिससे कि वो बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। तो ये कुछ बातें हैं जो कि सेबी एलओडीआर करता है, या इनके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स में से इनके ऊपर भी सेबी एलओडीआर जो है वो बात करता है। रेगुलेशन 4 के बारे में बात करें तो लिस्टेड एंटिटी which has listed security shall make disclosure or abide by the obligation. Information shall be prepared and disclosed in accordance with the accounting and financial disclosures. The listed entity shall ensure information provided to recognized stock exchange and investor is not misleading. तो आपका
कंपनी होने के नाते ये काम है कि र्यूमर्स को ख़त्म करना, उनको बढ़ावा नहीं देना। कि ठीक है, जो जैसे कि मैंने कहा कि कोई र्यूमर चल रहा है, नहीं तो खुद ही चलवा दिया कि कंपनी डिविडेंड देने वाली है, जिससे कि उसके मार्केट प्राइस शूट अप कर जाएं, या किसी अपने कंपनी के अकाउंटिंग चीज़ को लेके या और किसी को लेके मार्केट में कोई न्यूज़ जान के एक लीक आउट कराने की कोशिश करी। ये सब चीज़ें नहीं शोभा देता, ये सब चीज़ें नहीं अच्छा लगता एक लिस्टेड एंटिटी को जो कि करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार इस देश में कर रही है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाए। प्लस यहाँ पे भी ये भी कहा गया है कि जो गाइडलाइंस, देखिए जब लिस्टेड कंपनी हम चलाते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, एक बार की बात है, मुझे याद आ गया किस्सा। मैंने उस समय ये 2012 जब मैंने CS क्वालिफाई किया था, तो मैंने एक NBFC में नौकरी करनी स्टार्ट करी, और वो कहते थे कि हमें ना एक बैंक बनाना है। मतलब एक होता है कि नॉर्मल जो आप बैंक समझते हैं, SBI ये वो या HDFC, वैसा नहीं, वो कहते हैं मल्टी कोऑपरेटिव करके बैंक बनाना है हमें, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी करके एक बैंक बनाना है। तो क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, ये सब बात। तो कट शॉर्ट करके उस पॉइंट पे आता हूँ जो कि यहाँ हमें लागू करना है। अब देखिए, मैं एक फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी, कुछ ज़्यादा बैंक्स के बारे में हमें पढ़ाया इतना नहीं जाता, एक सब्जेक्ट ज़रूर होता था बैंकिंग का भी, बट वो भी उतनी बात नहीं करता, और उस समय वो मैंने पढ़ा भी था, वो बाद में कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ। 2012 में मेरा CS हो गया था, उसके बाद जो सिलेबस आया उसमें था बैंकिंग, वो भी ऑप्शनल पेपर में। तो उस समय तक बैंकिंग के ऊपर इतनी बात नहीं हो रही थी, तो बहुत लिमिटेड पता था, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, और मैं फ्रेशर था, ये सब दिक्कतें मेरे सामने थी। अब उन्होंने तो कह दिया कि ये चीज़ करनी है, शायद उन्हें भी ये पता होगा कि मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगा, बट उन्होंने कहा ये काम दिया तो मुझे रिसर्च तो करना ही था। तो मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो किया। फिर मैंने ये देखा कि और कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। पहली बार तो ये नहीं हो रहा है इस देश में या उस जगह पे, और बहुत सारे होंगे अलग अलग जगह पे जो ये काम कर रहे होंगे। तो ज़रा देखता हूँ वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कैसे बनाया, क्या उनकी वेबसाइट पर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, नहीं मिलती। बहुत रिसर्च किया तो पता चला फलाना फलाना कोई, अब मैं भूल गया नाम, बट फलाना फलाना कोई मल्टी कोऑपरेटिव बैंक है जो इस जगह है। तो उनका ये कहना था कि तुम ज़रा हमें ये बताओ पता करके कि मल्टी कोऑपरेटिव बैंक को क्या क्या कानून फॉलो करने हैं और कैसे है क्या है। मतलब ये एक लाइनर क्वेश्चन था जिसमें आप जितना पढ़ें उतना कम है, और काफ़ी समय लगता। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जितना मुझसे हो सकता है। मैंने इधर उधर रिसर्च करना शुरू किया, जिसको जानता था कोई मेरी मदद कर सकता उससे बात करी, क्योंकि आपको व्यूज़ मिलते हैं, एक्सपर्ट्स की राय मिलती है जो इस सेक्टर में है। तो मैंने वहाँ पे भी ईमेल डाला जो ऑलरेडी ये बैंक चला रहे थे, मैं उन्हें जानता नहीं था। मैंने उनको एक ईमेल डाला कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बैंक चला रहे हैं तो कौन से कायदे कानून हैं जो आप फॉलो करते हैं, कौन से लॉज आप पे एप्लीकेबल होते हैं। पता नहीं ये सही था कि नहीं, बट मुझे लगा शायद ये एक रास्ता है जिससे मुझे कुछ लीड मिल सकती है, तो मैं ये करके देखता हूँ। मैंने ये किया, तो उम्मीद तो थी नहीं कि जवाब आएगा, बट जवाब आ गया। और जवाब क्या आया कि हम वो सारे कानून फॉलो करते हैं जो लॉ ऑफ लैंड से बने हैं, या लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से हम सारे कानून फॉलो करते हैं। यानी लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से सारे कानून फॉलो करते हैं, मतलब जो हमारे पे एप्लीकेबल होता है वो हम करते हैं। उन्होंने तो 1 लाइन लिख के भेज दिया, तो मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई ना। तो ये पूरी बात जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पूरा एग्जाम्पल से मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोचें कि कंपनीज एक्ट 2013 से कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको मिल जाएगी या उसे हासिल हो जाएगी, या कंपटीशन एक्ट से हो जाएगी, या आप GST से कर लेंगे, या IBC से कर लेंगे, या वेजेस का और बोनस का, या कोई और कायदे कानून है CPC CRPC जो जहां एप्लीकेबल होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उससे कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक शब्द है जो कि कलेक्टिवली बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के बनाया गया है, और एक भी चीज़ इसके अंदर मिसिंग होगी, भले आपने कंपनीज एक्ट की महारत हासिल कर रखी हो, फिर भी कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं उसमें। तो वो यही कहते हैं कि जो लिस्टेड एंटिटी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ये कहे कि भाई हम तो देखो सेबी का कानून मान रहे हैं, हम NSE BSE के रूल्स भी, लिस्टिंग फीस वगैरह भी दे रहे हैं, कंपनीज एक्ट तो हम मान ही रहे हैं, तो इतने से काम बनेगा। कहते नहीं, ऐसा नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज या सेबी जो समय समय पे गाइडलाइंस लाएगा, अमेंडमेंट लाएगा, वो भी आपको मानने हैं। आप ये सोचिए कि लिस्टेड कंपनी LODR फॉलो कर लिया, कंपनीज एक्ट फॉलो कर लिया, हो गया काम, और क्या करना है। तो ऐसा नहीं है, आपको वो चीज़ें भी फॉलो करनी है जो कि सेबी समय समय पे बताएगा, उन गाइडलाइंस को भी आपको मानना है। और यहाँ पे सेबी को बोर्ड का नाम दिया गया, ऑब्वियसली बोर्ड मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नॉट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Filing report, statement, documents, information which are event based or filed periodically shall contain relevant information। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इन्फॉर्मेशन ना ही टाइमली जाए, बट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जाए। अब उसके अंदर सब कुछ गलत लिखा है, आप कहते हैं मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसका कोई मतलब है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो LODR के अंदर आप जो कायदे कानून सेबी के हिसाब से हैं, जिसमें रिपोर्टिंग की बात आती है, टाइमली एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग की बात आती है, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, इनको फॉलो करना है। पर इतना सब कुछ कहने का मतलब
सिर्फ कंपनी तक रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं हो सकता। मतलब अगर कंपनी सिर्फ रिपोर्टिंग करती रहे, जो कि एक रिक्वेस्टिव है, उससे अकेले काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो पिलर है जो इस पूरी जर्नी में हमारी बहुत मदद करते हैं, जिसको हम मालिक भी बोलते हैं, ओनर्स भी बोलते हैं, वो है हमारे शेयर होल्डर्स। अब उनके भी कुछ राइट्स हैं, वो भी कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं। भाई उन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी जो है वो कंपनी के हाथ में सौंपा है, जानते नहीं हैं कल क्या होगा। ये जो उम्मीद तो वो करते हैं कि जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा मिलेगा, बट सच्चाई तो ये है कि ये भी हमें नहीं पता होता कि ये जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी वापस आएगा कि नहीं। तो उन्होंने रिस्क लिया है, भले कम है ज़्यादा है, पर रिस्क तो लेके वो बैठे हैं। तो इसके बदले वो भी कुछ डिमांड करते हैं, उनके भी कुछ हक हैं जो इस कानून के हिसाब से बनते हैं। तो कहते हैं कि जो LODR ऑब्लिगेशंस हैं, बाकी सब के साथ साथ एक राइट ऑफ शेयर होल्डर्स के बारे में बात करती है। और राइट ऑफ शेयर होल्डर्स बेसिकली बड़े कॉमन है, उनका सेबी से LODR कंपनीज एक्ट, आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न या कनेक्शन नहीं है, वो तो बहुत जेन्युइन है, बहुत आई थिंक नॉर्मल है। तो सबसे पहला उसके अंदर है कि शेयर होल्डर्स जो है वो हर मीटिंग में उनका ऑब्वियसली जहाँ उन्हें बुलाया जाएगा, बोर्ड मीटिंग में शेयर होल्डर आना चाहें तो वो बात तो ठीक नहीं होगी, बट जनरली वो पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी बात रखने का उनका पूरा राइट है। प्लस वो कोई सवाल जवाब करना चाहें मीटिंग के दौरान तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर्स का ये राइट बनता है और डायरेक्टर्स की ड्यूटी कि उन सवाल जवाब का आंसर दिया जा सके। प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो डिसीजंस हैं जो लेने हैं, या शेयर होल्डर्स के जो ग्रीवियंसेस हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं उन्हें कैसे बचाया जाए। क्योंकि देखिए जैसे आप इस इमेज में भी देख रहे हैं, इस शेयर होल्डर, मान लीजिए पता नहीं आपको ये क्या लग रहा है, बट जो बेसिक आइडिया था मेरा इस पिक्चर को रखने का वो ये कि कोई इंसान है जो हाइट में, कद में और बहुत सारी चीज़ों में लेट डाउन फील कर रहा है और किसी एक बहुत बड़े इंसान के सामने खड़ा है, तो देखिए उसकी क्या वैल्यू है, उसके शूज़ के नीचे वो आ जाए तो शायद पता भी ना चले। तो ये स्मॉल शेयर होल्डर्स कुछ इस तरीके से हैं कि उनकी कोई खास पूछ नहीं है, इसीलिए उन्हें स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी देके अलग रखा गया, जिससे कि ये कैटेगरी तो एटलीस्ट नोटिस में आए। तो कहते हैं कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, या जो सो कॉल्ड एज माइनॉरिटी हैं, जो बहुत ज़्यादा शेयर्स होल्ड नहीं करते, बहुत पैसा नहीं लगा रखा, ऐसा ना हो कि आप उन्हें उनके राइट्स को अब्यूज़ करें कि ये तो क्या ही कर लेंगे, इनसे पूछ के भी हमें क्या ही करना है, इनका डिसीजन तो मैटर करता नहीं है। ऐसा नहीं है, तो वो भी शेयर होल्डर ही। कहीं हमने ये तो देखिए ज़रूर कहा है कि स्मॉल शेयर होल्डर, पर हमने कभी ये टर्म मैंने कभी नहीं सुना किसी भी कानून में कि बिग शेयर होल्डर, लार्ज शेयर होल्डर। ये बनाने की टर्म है तो आप बना दीजिए, बट कानून में तो कहीं नहीं लिखा डेफिनेशन कि लार्ज शेयर होल्डर कौन है, कहीं नहीं लिखा कि बिग शेयर होल्डर कौन है, बट ये ज़रूर लिखा है कि स्मॉल शेयर होल्डर कौन है, क्योंकि हम उनको एक डिमार्केशन देके अलग करना चाहते हैं, उनकी भी एक अलग इमेज सेटअप करना चाहते हैं कि लॉ ने बड़ों को तो नहीं, छोटों को डेफिनेटली रिकॉग्नाइज किया है, जिससे कि कोई भी उनको हल्के में ना ले। तो उनका राइट प्रोटेक्ट करना भी कंपनी की इक्वलेंट जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने कम पैसे दिए हैं। तो उसको ऐसे हम कह सकते हैं। इसके बाद इन्फॉर्मेशन, ऑलरेडी हमने बात करी कि शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन समय पे मिले, जिससे कि वो मीटिंग में आ पाएँ और अपनी बात जो है वो रख पाएँ। अब मीटिंग की उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती या बहुत देर से मिलती है, तो वो कहाँ आएंगे और क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, वो थोड़ा इशू हो सकता है। इसके बाद उनके साथ जो ट्रीटमेंट है, तो कहते हैं कि शेयर होल्डर, देखिए शेयर होल्डर है, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि बिग शेयर होल्डर, लार्ज शेयर होल्डर, ऐसे कोई टर्म्स नहीं है। तो शेयर होल्डर है, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये मानता हूँ कि अगर अलग अलग क्लासेस हैं, अब सीरीज़ है, कोई इक्विटी है, कोई प्रेफरेंस है, कोई आप कहते हैं कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, तो ये तो इनका नोमोक्लेचर अलग है, तो ये अलग हैं। बट अगर इक्विटी है तो वो इक्विटी ही है, इक्विटी के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं हो सकती अनलेस स्पेसिफिक कहा करके शेयर इशू किया गया हो आपको। तो कहते हैं कि शेयर होल्डर्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। प्लस फॉरेन शेयर होल्डिंग है अगर किसी के पास, तो उसको क्या प्रोसेस से वोट करना है, कैसे वोट करना है। आप जानते हैं ई वोटिंग का आजकल ज़माना है। कोविड ने तो चलिए एक चीज़ को पुश किया, बट ऐसा नहीं है कि कोविड के आने के बाद ई वोटिंग शुरू हुई, वो तो पहले से उसके बारे में कोशिश करी जा रही थी, या जो मीटिंग्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गई। ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कोविड ने एक बहुत बड़ा पुश दिया, एक बहुत धक्का दिया है, जो कि शायद अगर नॉर्मल चलता रहता तो आने में उसको थोड़ा और समय लगता, जो कि एक साल में इतना सब कुछ हो गया मेजरली 2020 में। आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उन सब चीज़ों को फैसिलिटेट करना, उस प्रोसेस के बारे में गाइड करना, ये भी कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो शेयर होल्डर छोटा है चाहे वो शेयर होल्डर बड़ा है। अब देखिए सब कुछ हमने बात पहले करी कंपनी की, फिर हमने बात कर दी शेयर होल्डर्स की।
डायरेक्टर्स के ऊपर तो हम जब बात कंपनी की कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग कंपनी तो अपने आप करेगी नहीं, तो डायरेक्टर्स के इनडायरेक्टली उन्हीं को ही बोल रहे हैं, तो सब जिम्मेदारी अब कंपनी तो नहीं उठाएगी। या ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि कंपनी सिर्फ जिम्मेदारी उठाएगी और शेयर होल्डर सिर्फ मज़े लेंगे, राइट्स हैं उनके, ड्यूटीज़ नहीं होंगी, ऐसा तो नहीं है। तो कुछ जिम्मेदारियाँ स्टेक होल्डर्स की भी हैं कि वो भी ये मेक श्योर करें कि उनको सही इन्फॉर्मेशन जो है वो मिले और वो सही तरीके से उसको इंटरप्रेट करें, और जहाँ कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, उसके बारे में बात करें, या अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में, जैसे कि मैंने कहा, सवाल करें, या आपने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था, बात करी थी, विसल ब्लोअर पॉलिसी का इस्तेमाल करें, जो कि ये कहती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। तो कहते हैं द लिस्टेड एंटिटी शैल रिस्पेक्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स that is established by law. Stakeholders shall have the access to relevant, sufficient and reliable information. The listed entity shall devise an effective whistleblower mechanism enabling stakeholders. Whistleblower आप सभी जानते हैं कि कुछ अगर गलत हो रहा है तो नॉर्मली क्या आप करते हैं, आप मान लीजिए जैसे कि एक कंपनी में काम कर रहे हैं, मिस्टर ए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, आई एम श्योर विसल ब्लोअर आपको पता होगा, बट बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपने आप से और आपसे ये प्रॉमिस किया है कि इस क्लास को देखने के बाद ना कोई स्कैनर, ना कोई मॉड्यूल, कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस क्लास को जब आप बंद करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कुछ आपको अलग से रेफर नहीं करना है। तो मिस्टर ए हैं जो लोअर लेवल पे काम करते हैं, 3 लेवल्स हम मैनेजमेंट की टेक्निकली कह सकते हैं, विच इज़ द टॉप एंड द मिडिल एंड द लोअर लेवल। तो लोअर लेवल पे हैं मिस्टर ए और बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, पर वो एक दिन देखते हैं कि जितनी ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं उसका ठीक उल्टा उनका मैनेजर कर रहा है। वो बिल्कुल ईमानदार नहीं है, गलत वर्ड इस्तेमाल नहीं कहूँगा, पर कहूँगा कि ईमानदार नहीं है। जो मैनेजर है मिडिल लेवल पे बैठा है, ईमानदार नहीं है। तो मिस्टर ए उसको कहने की, समझाने की कोशिश करते हैं, बट जूनियर हैं तो समझा तो बहुत ज़्यादा नहीं सकते, बट ज़रूर कहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि ऐसे नहीं सर, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह। बट देखते हैं कि उनके कहने का कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है, तो एक दिन परेशान हो जाते हैं कि ये गलत हो रहा है, इस कंपनी के लिए ये गलत है, हम सब के लिए गलत है। तो थक हार के उनको कोई बताता है कि भाई तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम टॉप लेवल पे अपनी डायरेक्टली बात पहुंचा सकते हो, एक चिट्ठी लिखो और वो आप ईमेल के थ्रू या जैसे भी है वो बोर्ड तक पहुंचा दो, उस पर अपना नाम वाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बता दो कंटेंट क्या है, कोई सबूत है तो वो अटैच कर दो, फिर वो जाने और मिडिल लेवल वाले जाने, क्योंकि यही आप कर सकते हैं। तो इसी मैकेनिज्म को आप विसल ब्लोअर कहते हैं, जहाँ पे अपनी बात आप ऊपर तक रखते हैं, बहुत बार एनोनिमस तरीके से रखते हैं जिससे कि आपका नाम सामने ना आए, और अगर नाम सामने लाने की नौबत आती है तो आपकी आइडेंटिटी जो है उसको रिवील ना किया जाए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड है कि वो स्टेक होल्डर्स की जो एक तरीके से एक्सपेक्टेशंस हैं, एस्पिरेशंस है, उसको मीट आउट करें, और जो भी डिफरेंसेस कहीं अगर आते हैं तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए, ये बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है। फिर बात आगे करते हैं और वो है की फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनके बेसिक फंक्शंस क्या हैं। देखिए वो एंडलेस हैं, और आई थिंक जितनी भी अभी तक हमने बात करी उसमें से भी कुछ फंक्शंस हम मान सकते हैं। अगर मैं इसको अभी डिस्कस करूँगा, चलिए वो अलग बात है, बट अगर एक बेसिक बात करूँ तो आई थिंक स्टेक होल्डर्स की क्वेरीज सुनना, उनका जवाब देना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, एथिकली बिजनेस को कंडक्ट करना, एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो है बोर्ड का बनाना, स्किल सेट के हिसाब से लोगों को काम सौंपना या काम असाइन करना, आई थिंक ये कुछ उनके बेसिक फंक्शंस होंगे जो डजंट रियली मैटर इफ इट इज़ अ लिस्टेड एंटिटी या प्राइवेट कंपनी, हर तरीके के डायरेक्टर को ये करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं कि सिलेक्टिंग, कंपनसेटिंग, मॉनिटरिंग व्हेन नेसेसरी एंड रिप्लेसिंग की मैनेजरियल पर्सन, तो वही जो भी आपसे बात करिए कि कैसे कौन क्या काम करेगा और किसको क्या वर्क असाइन करना है, इसके बारे में वो डिसाइड करेंगे। की मैनेजरियल पर्सन है या रेवलेशन की बात है, नॉमिनेशन की बात है, सक्सेशन प्लानिंग की बात है, वो देखेंगे। अब बहुत बार ऐसा समय भी आएगा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, आपस में कहीं ना कहीं एक हसल तसल बीच में बनेगी कि वो उनकी बात नहीं मानते, ये उनकी नहीं मानते, तो उसका क्या रास्ता है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो वो करना इनका यहाँ पे काम है। क्योंकि देखिए डायरेक्टर्स का काम ये नहीं है कि वो पेपर वर्क बनाएं या पेपर वर्क सबमिट करें या कोई और चीज़ करें, उनका काम ये है कि वो बताएं करना क्या है, दैट इज़ द बेसिक वर्क। इसीलिए उसको कहते हैं कि डायरेक्शन देना। डायरेक्शन देने का मतलब ये थोड़े है कि और आपने कुछ करना, क्योंकि डायरेक्शन अगर गलत है तो आप किसी को भी नीचे रख लीजिए, कितना भी एफिशिएंट इंसान क्यों ना रख लीजिए, वो फिर गलत ही रिजल्ट निकलेगा उसका, क्योंकि आपने जब गाइड गलत किया है तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट भी कुछ इस तरीके से ही आना है।
डिस्क्लोजर्स वगैरह करना, इवैल्यूएशन करते रहना कि कहाँ हम सही जा रहे हैं और कैसे और बेटर बना सकते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर को एक टोन सेट करना, क्योंकि ये बहुत जगह कहा जाता है, यहाँ नहीं लिखा, बट मतलब वही है कि कॉर्पोरेट कल्चर या जो टोन होती है वो टॉप पे सेट होती है और उसी के बेसिस पे मिडिल एंड लोअर पे वो फॉलो होती है। अब डायरेक्टर ही थोड़े ढीले हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत खास उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उन्हें पता है कि इन्वेस्टर का पैसा लगा है, हमारा तो कुछ लगा नहीं है, या शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है, हमारा तो कुछ लगा नहीं है। तो उनका एक नेचर अगर अलग है, इस सोच को वो गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, बल्कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि किसी और का लगा है तो मुझे और मेहनत करनी है जिससे कि कोई मेरे पर सवाल ना उठाए। बट वो ये सोचते हैं कि अपना तो लगा नहीं, दूसरों का है, तो डूबेगा तो दूसरों का डूबेगा, फ़ायदा होगा तो उनका होगा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे तो सैलरी मिल रही है तो कहीं भी मिल। अगर ये थॉट प्रोसेस से वो काम कर रहे हैं तो काम नहीं चल पाएगा और उससे पूरी कंपनी का जो क्लाइमेट एटमॉस्फेयर है वो ख़राब होगा। तो इन सब चीज़ों को लेके उनकी जो जिम्मेदारी है वो सेट करी जाती है।